नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का छत्तीसगढ़ के इतिहास का 9th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे बस्तर के नागवंशी शासकों के बारे में। बस्तर के नागवंशी जो हैं वो छत्तीसगढ़ में 2 क्षेत्र में शासन करते हैं। पहला क्षेत्र है बस्तर का और दूसरा है कवर्धा का। बस्तर के क्षेत्र में जो शासन करते हैं उन्हें छिंदक नागवंशी कहा गया, या हम कहें तो बस्तर वाले क्षेत्र में छिंदक नागवंशियों का शासन था और कवर्धा के क्षेत्र में फणी नागवंशियों का शासन था। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में नागवंशियों की 2 शाखाओं ने शासन किया। पहला था बस्तर के छिंदक नागवंश और दूसरा है कवर्धा के फणी नागवंश। और आगे देखें तो सबसे पहले हम जानेंगे बस्तर के छिंदक नागवंशियों के बारे में। छत्तीसगढ़ का जो बस्तर वाला एरिया है वहाँ छिंदक नागवंशियों ने 11वीं शताब्दी में शासन किया। मतलब इनका जो शासन प्रारंभ होता है वो 11वीं शताब्दी से होता है और इनका शासन काल देखें तो 1023 से 1324 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनकी राजधानी जो चक्रकोट भ्रमरकोट था, उसका जो बारसूर का क्षेत्र है, दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत जो बारसूर क्षेत्र आता है वो इनका शासन क्षेत्र था या राजधानी थी कहें तो। शासन क्षेत्र वास्तव में देखें तो संपूर्ण चक्रकोट या भ्रमरकोट था। बस्तर का इस समय नाम जो था वो चक्रकोट भ्रमरकोट था, यही इनका शासन था। और इनकी समकालीन जो शासन चल रहा था दक्षिण कौशल में, वो चल रहा था कलचुरियों के राजवंशियों का। ठीक, चक्रकोट में छिंदक नागवंशियों ने 400 वर्षों तक शासन किया। ये 10वीं सदी के आरंभ से 1313 तक शासन करते रहे। चक्रकोट का प्रथम शासक नृपति भूषण थे, जो छिंदक वंशियों का संस्थापक माना जाता है बस्तर क्षेत्र में, जिनके बारे में उल्लेख एराकोट शिलालेख से प्राप्त होता है। और इस वंश का जो दूसरा शिलालेख है वो बारसूर से प्राप्त होता है। राजधानी के बारे में जाने तो इस वंश की राजधानी भोगवतीपुरी थी। तो इतना हमने जाना। और छिंदक नागवंशी राजाओं ने अपनी एक उपाधि धारण की थी, क्योंकि इनकी राजधानी भोगवतीपुरी थी, तो इन्होंने अपनी उपाधि जो है भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की। बस्तर को कुंभावती भी कहते थे। इस समय बस्तर का नाम कुंभावती था। बस्तर के नागवंशी भोगवतीपुरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। और नृपति भूषण जो इस वंश का संस्थापक है, इसके बाद जो शासक आते हैं वो रहते हैं धारावर्ष जगदेव भूषण, जिनके 2 पुत्र रहते हैं, मधुरांत देव और सोमेश्वर देव। पुत्र एक ही रहता है, एक सोमेश्वर देव प्रथम धारावर्ष जगदेव का पुत्र रहता है। और इनके जो संबंधी रहते हैं मधुरांत देव, इन्होंने शासन किए। मधुरांत देव इस वंश का तीसरा शासक बनता है। धारावर्ष के बाद मधुरांत देव बनता है। मधुरांत देव के समय इस वंश का बंटवारा हो जाता है और फिर उसके बाद जो शासन आता है वो है सोमेश्वर देव प्रथम के हाथों में आता है। ये जो है ये बारसूर का एक मंदिर है जिसका नाम मामा भाचा मंदिर के नाम से जाना जाता है। बारसूर का मामा भाचा मंदिर इसी को कहते हैं। अब हम जानेंगे सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में। सोमेश्वर देव सभी शासकों में सबसे योग्य शासक माना जाता है। छिंदक नागवंशियों के सभी शासकों में सोमेश्वर देव प्रथम सबसे योग्य शासक माना जाता है। इसने अपने पराक्रम के बल पर एक विशाल राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया। जो वंश का बंटवारा मधुरांत देव के समय हो जाता है, इसके समय वंश का एकीकरण होता है। सोमेश्वर देव का संघर्ष या युद्ध कहें हम तो सोमेश्वर देव प्रथम का युद्ध
रतनपुर के कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम के साथ होता है, जिसमें सोमेश्वर देव की पराजय होती है तथा सोमेश्वर देव बंदी बना लिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो सोमेश्वर देव की माता रहती है, उनका वे आग्रह करती हैं किससे? जाजल्य देव प्रथम से। इनके आग्रह करने पर जो जाजल्य देव प्रथम रहते हैं वो सोमेश्वर देव को बंदी से मुक्त कर देते हैं। सोमेश्वर देव प्रथम ने अनेक मंदिरों का निर्माण किया। इससे पहले ये जान लेते हैं कि इसके युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, ये देख लेते हैं। जो सोमेश्वर देव और जाजल्य देव प्रथम के बीच में युद्ध हुआ था, इसका वर्णन गुंड महादेवी, जो सोमेश्वर देव की माता रहती है गुंड महादेवी, की तेलुगु शिलालेख से इनके युद्ध का वर्णन मिलता है। और इसमें यह भी बताया गया है कि इनके गुंड महादेवी के आग्रह करने पर जाजल्य देव को बंदी से मुक्त कर दिया गुंड महादेवी के आग्रह करने पर जाजल्य देव जो है वो सोमेश्वर देव को बंदी से मुक्त कर देता है। फिर उसके बाद इन्होंने जो ये रहते हैं, क्या नाम है, इसी के समय धारावर्ष के जो सेनापति रहते चंद्रादित्य, इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करते हैं, जैसे चंद्रादित्य मंदिर। बारसूर में कई मंदिरों का निर्माण करते हैं। बारसूर में पहला जो मंदिर है वो चंद्रादित्य मंदिर, दूसरा बत्तीसा मंदिर, मामा भाचा मंदिर, शिव मंदिर, बड़ा गणेश की प्रतिमा। जैसे हमने ये देखा कि ये बारसूर का जो ये मामा भाचा मंदिर है, इसका निर्माण किसने किया? धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य ने। धारावर्ष कौन थे? इस वंश के दूसरे जो शासक थे वो थे धारावर्ष। इन मंदिर निर्माण की जानकारी बारसूर शिलालेख से प्राप्त होती है। तो आगे हम देखें तो ये जो दूसरा जो मंदिर का फोटो दिख रहा है वो है चंद्रादित्य मंदिर, बारसूर में जो स्थापित है। फिर आगे चले तो इनके बाद सोमेश्वर देव के प्रथम के बाद उत्तराधिकारी बनते हैं कन्हा देव। सोमेश्वर देव की मृत्यु के बाद कन्हा देव सिंहासन पर बैठते हैं। इनका कार्यकाल 1111 से 1122 तक था। फिर कन्हा देव के बाद जो शासन करते हैं वे राजा हैं जयदेव, जय सिंह देव, नरसिंह देव, कन्हा देव द्वितीय, ये शासक बनते हैं। फिर अंतिम शासक जो इस वंश का रहता है वो है हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव इस वंश का अंतिम शासक रहता है। इसके समय जो चालुक्य थे, वारंगल के चालुक्य थे, उनके जो शासक थे अन्नम देव ने बस्तर पर आक्रमण कर देते हैं और हरिश्चंद्र देव उस समय वृद्ध अवस्था में रहते हैं, तो वे आत्मसमर्पण कर देते हैं और जो हरिश्चंद्र देव की पुत्री रहती है चमेली देवी, इनसे अन्नम देव विवाह कर लेते हैं, जिसके कारण आज भी इनका स्मरण बस्तर के गीतों में किया जाता है। तो इतना हमने जाना। तो इस वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? हरिश्चंद्र देव। ठीक, फिर उसके बाद इसके बारे में कुछ पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। जो ये वंश था छिंदक नागवंश, इनकी कुल देवी रहती है माणिक्य देवी। माणिक्य देवी, माँ माणिक्य देवी को माँ दंतेश्वरी का ही स्वरूप माना जाता है। जो इस वंश के जो दूसरे शासक थे जगदेव भूषण बोले या जगदेव भूषण बोले, धारावश जगदेव भूषण बोले, ये जो धारावश जगदेव भूषण थे ये माणिक्य देवी के परम उपासक थे, परम भक्त थे। तो इतना हमने जाना छिंदक नागवंशियों के बारे में। आगे चलते हैं तो आगे आते हैं कवर्धा के फणी नागवंश। कवर्धा के फणी नागवंशों का शासन 10वीं से 14वीं शताब्दी तक रहता है। फणी नागवंशी रतनपुर के कलचुरियों की प्रभुसत्ता स्वीकार करते थे, अर्थात
इस समय जब कवर्धा में फणी नागवंशियों का शासन था, उसी समय जो दक्षिण कौशल वाला एरिया है छत्तीसगढ़ का, या मध्य छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है, वहाँ के जो बिलासपुर के अंतर्गत जो रतनपुर आता है, वहाँ फणी नागवंशियों का शासन था। इनके कुछ राजाओं के द्वारा अपने अभिलेखों में कलचुरी संवत का भी प्रयोग किया गया है। इसके संस्थापक जो हैं वो राजा अहिराज को कहते हैं। राजा अहिराज जो थे वो फणी नागवंशियों के संस्थापक माने जाते हैं। इस वंश का विवरण चौरा गांव के पास स्थित भग्नावशेष मड़वा महल के शिलालेख एवं भौरमदेव मंदिर के अभिलेख से मिलता है। मड़वा महल शिलालेख में फणी नागवंश की उत्पत्ति से लेकर राजा रामचंद्र तक के राजाओं की वंशावली दी गई है। अब इनके राजाओं के नाम जो हैं वो जानते हैं, कौन कौन से राजा थे जिनका उल्लेख मड़वा महल शिलालेख में मिलता है। वे राजा थे, पहले जो हमने देखा अहिराज, फिर जो क्रमशः राजा आते हैं वो देखते हैं राजल्ल, धरणीधर, महिल देव, सर्ववादन, गोपाल देव, नाल देव, भुवनपाल, कीर्तिपाल, जयपाल, महिपाल। तो जो इनके जो शासक रहते हैं गोपाल देव, इनमें से प्रमुख शासक रहते हैं, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में भौरम देव का मंदिर बनवाया था। गोपाल देव रतनपुर के शासक पृथ्वी देव के समकालीन रहते हैं। गोपाल देव के शासनकाल में 1084 ईस्वी में छपरी के निकट, कवर्धा में छपरी नामक एक स्थान है, उसके निकट चौरा ग्राम में भौरम देव का मंदिर का निर्माण लक्ष्मण देव राय ने किया था, जिसकी जानकारी वर्तमान में इसकी जानकारी जो है, जो वर्तमान में जो मंडप है, मंडप पर बैठी एक दाढ़ी मूछ वाले योगी की प्रतिमा पर उत्कीर्ण है। अर्थात ये जो इस प्रतिमा जो है, इसकी जानकारी, ये पूरे मंदिर, ये जो मंदिर बनवाया, इसकी जानकारी हमको छपरी लेख से प्राप्त होती है। अगर हम भौरम देव के मंदिर की बात करें तो ये जो पहला जो मंदिर दिख रहा है, ये मंदिर, ये है भौरम देव का मंदिर। भौरम देव जो है वो एक गोंड आदिवासी देवता है। यह मंदिर नागर शैली या चंदेल शैली में निर्मित है। इसके निर्माता लक्ष्मण देव राय हैं। कबीरधाम जिले से 18 किलोमीटर दूर छपरी के निकट चौरा ग्राम में यह मंदिर स्थित है। गर्भगृह में अनेक मूर्ति के साथ मूल रूप से काले पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है, जो इस बात का प्रमाण देता है कि यहाँ जो मंदिर है आदिवासी देवता भौरम देव का प्रतीक है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भौरम देव शिवजी का ही एक रूप है, जो कि आदिवासी देवता भौरम देव का प्रतीक है। मंदिर की बनावट 9वीं से 10वीं शताब्दी में निर्मित खजुराहो मंदिर के समान है, इसलिए इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। ठीक, इतना हमने जाना इस मंदिर के बारे में, भौरम देव के मंदिर के बारे में, जो कि ये मंदिर है भौरम देव का। और देख रहे हैं यहाँ जो शैली है वो नागर शैली में बना हुआ ये मंदिर है, या चंदेल शैली बोले या नागर शैली बोले, इसमें बना हुआ ये मंदिर है। यहाँ जो कुछ उकेरे गए चित्र है, जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये जो मंदिर है इसकी तुलना खजुराहो मंदिर से की जाती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। अब अगले जो शासक आते हैं वो 14वीं शताब्दी में आते हैं। 14वीं शताब्दी में ये 24वें शासक रहते हैं। इनकी जानकारी मड़वा महल से प्राप्त एक शिलालेख से होती है। इनके पिता का नाम है लक्ष्मण देव। मड़वा महल का निर्माण
इन्होंने ही करवाया। ये जो मंदिर और छेरकी महल का भी निर्माण इन्होंने कराया। ये जो मंदिर दिख रहा है ये है छेरकी महल। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये जो रहते हैं रामचंद्र देव, ये कलचुरी राजकुमारी जो अंबिका देवी रहती है उनसे विवाह कर लेते हैं। कहाँ करते हैं? मड़वा महल में। अब इसके बारे में जाने तो रामचंद्र राय ने 1349 ईस्वी में मड़वा महल वह छेरकी महल का निर्माण करवाया। मड़वा महल एक शिव मंदिर है। इसे दुल्हा देव का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और यह मंदिर 16 स्तंभों पर टिका है। मड़वा महल भोदम देव के दक्षिण में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर चौरा गांव में स्थित है। स्थानीय बोली के अनुसार मड़वा का जो अर्थ होता है वो है विवाह मंडप या विवाह मंडल। और यहीं कवर्धा में एक कवर्धा महल है जिसका जो डिज़ाइनर है, जिसका डिज़ाइन धर्मराज सिंह ने किया था। ये एक नोट करके पॉइंट लिखिए कि कवर्धा महल का जो डिज़ाइन है वो धर्मराज सिंह ने किया था। तो इतना हमने जाना कवर्धा महल या कवर्धा के फणी नागवंशियों के बारे में। तो अगर आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आज का जो लेक्चर वो यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।